नमस्कार, मैं यशपाल हंस करनाल से ज्योतिष की बातों के साथ, ज्योतिष की वार्ता के साथ, ज्योतिष ग्रंथों में लिखी हुई बातों के साथ। आशा है आप प्रसन्न होंगे। कल आपने दिवाली पूजन किया होगा और माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर गई होंगी, ऐसी कामना मैं करता हूँ। गोवर्धन का त्यौहार आज, वो भी आपके लिए कल्याणकारी हो। मैं आज आपको ज्योतिष के 2 योगों के बारे में बताने जा रहा हूँ। बड़े आसान हैं, समझने की देर है। जैसा मैं पहले कहता हूँ, जब समझ आ गई तो कोई मुश्किल नहीं है, और जितनी देर समझ नहीं आती लगता है कि पता नहीं अति कठिन प्रतीत हो रहा है। ऐसी कोई बात नहीं। जब तक कोई चीज़ समझ नहीं आती तब तक ही कठिन है। जब समझ आ जाती है तो उसकी कठिनता खत्म हो जाती है। जब हमने अपना जीवन शुरू किया था, हमारे को ग्रंथ देख के डर लगता था कि इसको कैसे पढ़ेंगे, कैसे समझेंगे। लेकिन वक्त ऐसा आया कि ग्रंथों के साथ मोह हो गया। सारा दिन उनको उठाकर कोई ना कोई चीज़ देखते रहते थे, पढ़ते समझते रहते थे। धीरे धीरे समझ आती गई। चलो, अच्छा हुआ, जीवन कहीं एक तरफ तो लगा। मेरे प्यारे बंधुओं, एक बहुत इंपॉर्टेंट योग है जो 2 योग में आज लेकर आया हूं। दोनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं और इनका महत्व है, ये व्यक्ति को उन्नति देते हैं। उन्नतियां 2 प्रकार की होती हैं, याद रखना मेरी बात। एक उन्नति होती है क्षणिक, कि आप साल 2, 3, 4 साल के लिए उन्नति कर गए और उसके बाद आपका एकदम फॉल डाउन हुआ, पतन हुआ, और आपके साथ जितने आपके भागीदार थे उनका भी पतन हुआ। ये 2 ऐसे योग हैं जिसमें पतन का तो कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। इसमें उन्नति ही उन्नति है। पहला है त्रिलोचन योग। त्रिलोचन योग के अंदर बड़ी स्पष्ट सी सीधी सी बात आदमी को समझने में 1 मिनट लगता है। थोड़ा सा जानता हो, आगे वो समझ जाएगा। हमारे शास्त्रों के अनुसार जो गणित है हमारा, उसके अंदर हमारी कुंडली के अंदर 4 केंद्र होते हैं, 2 त्रिकोण होते हैं। 5वां घर और 9वां घर त्रिकोण, प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दशम, ये हमारे केंद्र होते हैं। यहां शास्त्रकार कह रहा है, रचनाकार भृगु जी, पराशर जी कह रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति के लगन के अंदर चंद्रमा बैठ जाए, पंचम के अंदर सूर्य बैठ जाए और नवम में मंगल बैठ जाए, त्रिलोचन योग इज फॉर्म्ड, बन जाता है। यहां राशि नहीं देखनी। हां, अगर वो अच्छी राशि के हैं तो फल बहुत अच्छा और जल्दी मिलेगा। त्रिलोचन योग इज फॉर्म्ड। त्रिलोचन योग में पैदा हुआ व्यक्ति जन्म से ही अच्छे घर में पैदा होता है। उसका लालन पालन बहुत अच्छा होता है, संस्कार अच्छे मिलते हैं, आगे जाके वो बहुत बड़ा अधिकारी बन सकता है। जिस पुस्तक में मैंने ये पढ़ा था, उसके लेखक ने भी ये लिखा था कि ये कुंडली मुझे एक बहुत बड़े अधिकारी से की मैंने देखी है। तो त्रिलोचन योग को आप देखिए। जो लोग बड़े अधिकारों को प्राप्त कर जाते हैं, राज सत्ताओं में आ जाते हैं, उनके कहीं ना कहीं ऐसे योग बनते हैं, जैसे पुष्कल योग हो गया, रोचक योग हो गया। तो त्रिलोचन योग भी यही बात करता है कि ये व्यक्ति जिसके पहले सेंटर के अंदर, केंद्र के अंदर, लगन केंद्र हो गया ना, लगन के अंदर कोई ग्रह, तीनों में से सूर्य, चंद्रमा, मंगल, तीनों में से कोई एक बैठा हो। पंचम में प्रथम त्रिकोण के अंदर मंगल बैठा हो या सूर्य बैठा हो। नवम दूसरा त्रिकोण, उसके अंदर मंगल बैठा हो, चंद्रमा बैठा हो, या तीनों में से कोई बैठा हो। ये तीनों का ऑप्शन दिया उसने, सूर्य, मंगल और चंद्रमा, ये तीनों ट्राइन में आ जाएं, एक दूसरे से त्रिकोण में हो जाएं, तो त्रिलोचन योग इज फॉर्म। ये तो मेरी पहली बात हो गई। दूसरी बात मैं आपसे ये करना चाहता हूं, मेरे दिमाग में एकदम आई है कि एक हमारे कुंडलियों में रोचक योग होता है। ये रोचक योग बड़े कमाल का योग है। रोचक योग कब बनता है? जब कुंडली के अंदर मंगल उच्च का हो और कहीं मेष राशि का होकर दशम में चला जाए, बस इतनी सी बात। और अगर कहीं इस पर शुभ ग्रह की दृष्टि भी पड़ जाए तो रोचक योग इज फॉर्म्ड। रोचक योग वाला व्यक्ति धनवान होगा,
जिम्मेदार भी हो सकता है, बहुत बड़ा दुकानदार भी हो सकता है, और उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा बड़ी होगी। लोग उसके सद्गुणों से प्यार करेंगे। ये रोचक योग की बात थी, ये बातों में बात निकल आई। अब तीसरा मैं चलता हूं। एक योग है जिस पर बाद के ऋषियों ने, जो बाद में पराशर जी के बाद, भृगु जी के बाद, जो वर्तमान 200, 300, 400 साल पहले आए, उन्होंने एक योग पर बड़ा योग जोर दिया, चतुसागर योग। चतुसागर योग यानी कि चारों के चारों सेंटर्स के अंदर एक एक शुभ ग्रह बैठा हो। राहु केतु नहीं, मंगल हो, बुध हो, शुक्र हो, बुध हो, चारों के चारों केंद्र में बैठे हो, चतुसागर योग बन गया। एक और बात बताता हूं आपको। मैंने अपने जीवन के अंदर एक वृश्चिक राशि की लगन की कुंडली देखी थी, उसके भी चतुसागर योग था, और उसके उच्च का शुक्र होकर 5वें घर में बैठा था। अब सुनिए मेरी बात। वो परिवार हमारे साथ बड़ी मुद्दत तक जुड़ा रहा। जिस लड़की के, जिस देवी के वो योग था, कई सालों बाद मुझे पता लगा कि उसकी शादी ऐसे घर में हुई है जहां पर किसी चीज की कोई कमी नहीं, और उसका पति सर्वगुण संपन्न है, और वो कहीं लेक्चरार लगा हुआ है और काफी तरक्की कर रहा है। एक बार उस परिवार का हमारे परिवार में आना हुआ ज्योतिष के किसी कार्य के लिए। मैं पूरी बात सुना रहा हूं आपको इसलिए ताकि आपको समझ आए। मैं मिला, बड़ा खुश हुआ। मैं कहा आज कितने सालों के बाद ये लोग हमें मिलने के लिए आए। तो उस देवी ने मुझे बताया कि हमें आज तक जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आया, मुझे तो कोई कष्ट नहीं आया, बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, इनकम बहुत अच्छी है, गुजारा बहुत अच्छा होता है। मैं कहा ऐसे है कि ये तेरे चतुसागर योग का फल है। अच्छा देखिए, कई बार हम बड़े हैरान होते हैं देख करके, परमात्मा तो कुंडलियां कई बार कितनी सुंदर बना देता है कि उसका वृश्चिक लगन, पति स्थान का मालिक शुक्र हो गया, शुक्र 5वें में उच्च का बैठा हुआ है, यानी कि अपनी बुद्धि के बल पर तरक्की कर जाएगा। और वो कहती थी कि हम जो कुछ भी हैं, हम इस अपने पति के कारण, इनकी विद्वता हमारे को समाज में बहुत इज्जत देती है। तो याद रखना, मैं ये बता दूं आपको, भूल ना जाना, राहु केतु को इसमें इन्वॉल्व मत करना। 4 अगर कॉलम हैं, 4 केंद्र हैं, तो उसमें राहु केतु होंगे तो उसकी कोई मान्यता नहीं है, उसको हम बिल्कुल नहीं मानते, क्योंकि राहु केतु को हम ग्रह मानते ही नहीं, ये तो छाया ग्रह है। हाँ, शुक्र जैसा, बुध जैसा, मंगल जैसा, या सूर्य जैसा कोई ऐसा ग्रह बैठा हो, कमाल है, चतुसागर योग इज फाउंड। हाँ, एक बात मैं आपको और बता दूं, अगर दो कॉलम्स के अंदर दो ग्रह बैठ जाएं, क्योंकि देखो कुल ग्रह 9 हैं, 9 में से 2 तो हमने निकाल दिए, 2 निकाल दिए राहु केतु, बाकी हमारे पास बचे 7। अब 4 कॉलम में 7 तो आ नहीं सकते, 8 चाहिए, 8वां है नहीं, इसलिए हमने 2 कॉलम रखे कि लगन में 2 हो जाएं, बुध शुक्र हो जाए, सप्तम के अंदर मंगल के साथ कोई और अन्य ग्रह बैठे जो पुनीत हो, बृहस्पति बैठ जाए तो क्या बात है। तो इसी तरह से हमारी ज्योतिष का एक सिलसिला शुरू होता है जो आगे बढ़ता ही चला जाता है। फिर हम प्रेडिक्शंस पर आ जाते हैं। फिर एक स्थिति ऐसी आती है कि हमारे को चेहरे पढ़ने का भी एक शौक पड़ जाता है कि चेहरे पढ़ो, कि इसकी आंखें कैसी हैं, इसके लिप्स कैसे हैं, इसका देखने का तरीका कैसा है, बात करने का तरीका कैसा है, कितना खुल के बात, जो जितना खुल के बात करेगा समझ लो इसका बुद्ध बहुत अच्छा है, इसका बुद्ध बहुत अच्छा है। कल मुझे एक व्हाट्सएप पर मैसेज था कि मैं जौन सा भी काम करता हूं मेरा काम नहीं चलता। देखिए, आपने मुझे सब्सक्राइब किया, मैं उसके लिए आपका धन्यवादी हूं। जितनी भी कोई बातें होंगी मैं आपको बताता रहूँगा। मेरा प्रयास होता है कि मैं रोज़ एक वीडियो ज़रूर निकालूँ।
और आप तक पहुंचूं, आपसे मिलूं, आपसे बात करूं। देखिए, अगर आपका काम बिल्कुल नहीं चल रहा, आपने तो यहां तक लिखा कि मैंने बहुत छोटे छोटे काम करके भी देखे, वो भी नहीं चले, बड़े काम किए तो उसमें नुकसान हुआ, आप और कुछ ना करना, हरड़ लेकर अपने उस बॉक्स में डालना जहां आप पैसे रखते हो, बस। और निरंतर नमक का दान करते रहना वहां जहां लंगर चलता हो। दो काम, हरड़ अपने बॉक्स के अंदर, मनी बॉक्स के अंदर, और नमक का लंगर में दान करते रहना। और अगर जेब अलाउ करे तो गेहूं का भी, आटे का भी दान कर देना, हल्दी का भी कर देना। इस तरह आपके काम में जो बरकत की कमी आ रही है, मैं माता सरस्वती से प्रार्थना करता हूं कि बरकत की कमी को तो वो फौरन पूरा करती है। और दूसरा, आपने अपनी कुंडली नहीं भेजी, अगर भेज सको मत भेजना, मुझे आप डेट ऑफ बर्थ भेज देना। जिस आदर और प्रेम के साथ आपने मुझसे बात करी है, मैं उसके लिए भी आपका आभारी हूँ। मेरे प्यारे बंधुओं, मेरा प्रयास होता है कि मैं 10, 11, 12 मिनट के अंदर अपनी बात को पूरा कर जाऊं और अपनी हाजिरी लगवा जाऊं। और आपसे निवेदन कर जाऊं, मुझे मैक्सिमम सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं मैक्सिमम बातें आपसे कर सकूं। तब आदमी को एक शौक होता है ना कि मैं बहुत से लोगों से मिल रहा हूं, मैं बहुत से लोगों से बात कर रहा हूं। और ये अपना अपना स्वभाव होता है। कई लोग दूसरे के एफर्ट्स को मान्यता देते हैं कि वो प्रयास कर रहा है, उसको मान्यता दो। कई कहते हैं हमने क्या लेना है। ये स्वभाव है। जिस व्यक्ति का शनि कुंडली में डिस्टर्ब हो जाए, डैम बॉदर्स फॉर अदर, और जिसका कहीं बृहस्पति अच्छा बैठा हो, बुध अच्छा बैठा हो, बुध का खास तौर पर, वो दूसरों से बहुत प्यार करेगा। शुक्र हो तो वाकई बहुत प्यार करेगा। ऐसी छोटी छोटी बहुत सी बातें होती हैं जो मैं आपसे कर सकता हूँ, और आप उसको बड़ी तन्मयता से सुनेंगे, तल्लीनता से सुनेंगे। मैं आज की वार्ता को ख़त्म करता हूँ और उस परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि आपने जो दिवाली के दिन मान्यताएं मानी थी, माता लक्ष्मी उसको पूरा करें, राम जी उसे पूरा करें। आज गोवर्धन है। जिस राष्ट्र के अंदर गौओं की वृद्धि, कृष्ण जी के शब्द हैं, जिस राष्ट्र में गौओं की वृद्धि हो जाती है वहाँ पर कभी किसी चीज़ की कमी नहीं आती। और ये फैक्ट है। एक गौ 5 व्यक्तियों के परिवार को पाल देती है। ये तो मैंने किसी बहुत बड़े शंकराचार्य जी की पुस्तक में पढ़ा था कि एक गौ अगर किसी ने पाली हुई हो, 5 व्यक्तियों का परिवार वो पाल देगी। दूध के साथ नहीं, वैसे भी कई संसाधन खड़े कर देगी। जैसे उसका गोबर है, उसके उपले बनते हैं, उसके हम भोजन, गांव में तो थे, भोजन बनता था। तो इस तरह करके गौ बहुत बड़ा साधन है हमारे जीवन का, पूजनीय है। क्यों माँ कहा गया, माता का दर्जा क्यों दिया गया उसको? जैसे माता पालती है ऐसे गौ पालती है। उसका दूध आप देख लो, हजारों बीमारियों को दूर कर देता है, छोटी छोटी को तो पता ही नहीं चलता। तो कृष्ण जी ने ये काम करके बहुत उपकार किया मानव जाति के ऊपर। इसी के साथ मैं यशपाल हंस आपसे आज्ञा चाहता हूँ। कल फिर मिलता हूँ आपको। सब्सक्राइब करते रहिए, रोज मिलते रहिए किसी नई बात के साथ। ईश्वर आपको सुखी रखे, आपके पास धन और ऐश्वर्य की कोई कमी ना हो, संतानें आज्ञा में रहें, शरीर निरोग रहे, शरीर निरोग रहे। बार बार कहता हूँ, शरीर की निरोगता पहला सुख है संसार का। आज्ञा चाहते हुए जय जगत, जय भारत, नमस्कार।